कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पिछले कुछ सालों में एक ऐसी घटनाओं की कड़ी सामने आई है, एक पूरी पैटर्न सामने आया है जिसने पूरे इलाके की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये इलाका है पाकिस्तान। जो लोग भारत के खिलाफ बड़े आतंकी हमलों, घुसपैठ और साजिशों से जुड़े रहे, वो अचानक अलग अलग जगहों पर रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे हैं। हर घटना का तरीका यानी पैटर्न लगभग एक ही जैसा है, तेज, करीब से और बिना किसी साफ जिम्मेदारी। स्थानीय पुलिस और एजेंसियां हर बार जांच शुरू करती है, लेकिन हमलावर पकड़े ही नहीं जाते। इससे पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल उठने लगे हैं और डर का माहौल तो बढ़ता ही जा रहा है। भारत इन सभी घटनाओं से साफ दूरी बनाता है और किसी भी तरह की भूमिका से इनकार करता है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, अगर ये सब सामान्य घटनाएं हैं तो हर बार निशाना सिर्फ वही लोग क्यों बन रहे हैं जो भारत के खिलाफ बड़े हमलों से जुड़े होते हैं। टारगेट पर टॉप आतंकी नेटवर्क, एक एक कर गिरते बड़े नाम, कौन चला रहा है अननोन गनमैन का खेल। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में एक ऐसा खेल चल रहा है जिसने वहां की खुफिया एजेंसी, पुलिस और सत्ता के गलियारों को भी हिला कर रख दिया है। एक के बाद एक ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो भारत विरोधी आतंकवाद, आतंकी ट्रेनिंग, घुसपैठ, कट्टरपंथ और भारत पर हुए बड़े हमलों से जुड़े रहे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन हमलों को अंजाम देने वाले लोग आज तक पकड़े नहीं गए। पाकिस्तान की मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में इन्हें अननोन गनमैन कहा जा रहा है। हेलमेट पहने दो बाइक पर सवार लोग आते हैं, बेहद करीब से गोलियां चलाते हैं और कुछ ही सेकंड में छूमंतर यानी गायब हो जाते हैं। ना कोई वीडियो सबूत, ना कोई संगठन जिम्मेदारी लेता है और ना ही पाकिस्तान की एजेंसियां किसी नतीजे तक पहुंच पाती हैं। अब तक 35 से ज्यादा ऐसे बड़े आतंकी, कट्टरपंथी और भारत विरोधी ऑपरेटिव मारे जा चुके हैं, जिनका नाम भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहा है। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-बद्र और खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़े लोग शामिल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन है? पाकिस्तान बार बार भारत और रॉ पर उंगली उठाता है, लेकिन भारत ने हमेशा साफ कहा है कि उसका इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। भारत की तरफ से हर बार यही कहा गया है कि पाकिस्तान अपने अंदर की हालात और अपने यहाँ पनप रहे आतंकवाद को संभालने में नाकाम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से सिर्फ वही लोग मारे जा रहे हैं जो भारत के खिलाफ आतंक फैलाने में शामिल रहे, उससे शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जो लोग कभी खुलेआम भारत विरोधी भाषण देते थे, अब वही अपनी जान बचाने के लिए बिल में छिपे हुए हैं। जो आतंकी कभी भारत में हमलों की साजिश रचते थे, अब उन्हें खुद डर लगने लगा है कि अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं। शेख यूसुफ अफरीदी हाफिज सईद का करीबी माना जाता था और लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा ऑपरेटिव था। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में इसे ठोक दिया गया। मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी, ये भी हाफिज सईद और तालिबान नेतृत्व से जुड़ा चेहरा था। दीर इलाके में गनमैन ने मार गिराया। आमिर हमजा, लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक सदस्य और मुख्य विचारक, लाहौर में बाइक सवार हमलावरों ने गोली से छलनी कर दिया। मौलाना काशिफ अली, पाकिस्तान मरकाजी मुस्लिम लीग का नेता और हाफिज सईद का रिश्तेदार, बाइक सवारों ने गोलियों से इसे भी भून दिया। रजाउल्लाह निजामी 2001 सीआरपीएफ कैंप अटैक और 2005 बेंगलोर अटैक में शामिल लश्कर-ए-तैयबा आतंकी था। ये मास्क्ड शूटर ने इसे मार गिराया। अबू कतल रहमान
हफीज सईद का भरोसेमंद हैंडलर और घुसपैठ का मास्टरमाइंड था। झेलम में 15 से 20 गोलियों से इसे ठोक दिया गया। ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद लश्कर तैयबा कमांडर था। नीलम वैली से अगवा हुआ। बाद में एलओसी के पास इसकी सर कटी लाश मिली। मुफ्ती कैसर फारूक लश्कर तैयबा का फाउंडिंग मेंबर और हाफिज सईद का करीबी माना जाता था। कराची में इसे गोली मारकर 72 हुरों के पास पहुंचाया गया। शाहिद लतीफ 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक का मास्टरमाइंड था और ये जैश-ए मोहम्मद का कमांडर भी रह चुका था। सियालकोट की मस्जिद में ही मारा गया। जियाउर रहमान हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा ऑपरेटिव था। कराची में मॉर्निंग वॉक करने के दौरान ही इसे ठोक दिया गया। अबू कासिम कश्मीरी उर्फ रियाज अहमद राजौरी के डांगरी टेरर अटैक का मास्टरमाइंड यही था। रावलकोट की मस्जिद में मारा गया, यानी अल्लाह को प्यारा हो गया। सरदार हुसैन अरैन जमात उद दवा मदरसा नेटवर्क संभालने वाला लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था। नवाब शाह में दुकान के बाहर ही इसे गोली मार दी गई। परमजीत सिंह पंजवार खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ रह चुका था। लाहौर में मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवारों ने इसे गोलियों से भून दिया। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था। रावलपिंडी में पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया। सैयद खालिद रजा अल बद्र मुजाहिदीन का पूर्व मिलिट्री कमांडर रह चुका था। कराची में घर के बाहर ही इसे ठोक दिया गया। जहूर मिस्त्री 1999 IC 814 हाईजैकिंग में शामिल जैश-ए मोहम्मद ऑपरेटिव में ये शामिल था। कराची में बाइक सवार हमलावरों ने इसे मार गिराया और 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। सलीम रहमानी मोस्ट वांटेड आतंकी नेटवर्क से जुड़ा एक बड़ा नाम। नवाब शाह में टारगेटेड फायरिंग में मारा गया। हमजा बुरहान जिसे अभी हाल ही में मार दिया गया, ठोक दिया गया, अल्लाह को प्यारा कर दिया गया। अल बद्र कमांडर था और पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था। मुजफ्फराबाद में सिर में 3 गोलियों से इसे छलनी कर दिया गया। इन घटनाओं ने पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सा ही डर पैदा कर दिया है। जो लोग पहले भारी सुरक्षा में घूमते, अब वो मस्जिद जाने से भी डर रहे हैं। कई आतंकियों ने अपने घर बदल लिए, कई ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना तक बंद कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया में लगातार ये बहस हो रही है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो कैसे रही और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह नाकाम क्यों साबित हुई। सबसे ज्यादा चर्चा रॉ को लेकर हो रही। पाकिस्तान के टीवी डिबेट्स में बार बार कहा जाता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रॉ पाकिस्तान के अंदर कोविड ऑपरेशंस चला रही है। कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत की रणनीति बदल गई है। पहले सिर्फ सीमा पर जवाब दिया जाता था, लेकिन अब दुश्मनों को उनके ठिकानों पर जाकर खत्म किया जा रहा है, यानी ये नया भारत है। हालांकि भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया। भारत हमेशा यही कहता है कि पाकिस्तान को पहले ये देखना चाहिए कि उसके देश की जमीन से आतंकवाद क्यों पल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इन हमलों का तरीका लगभग हर बार एक ही जैसा होता है। 2 लोग बाइक पर आते हैं, चेहरा ढका होता है और कुछ ही सेकेंडों में फायरिंग करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। कई बार ये हमले मस्जिदों के बाहर हुए हैं, कई बार सुबह की सैर के दौरान हुए, कई बार दुकानों और घरों के बाहर हुए। पाकिस्तान की पुलिस हर बार जांच शुरू करती है, लेकिन नतीजे शून्य निकलता है। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई बड़ा खुलासा। भारत विरोधी चेहरों पर बढ़ता दबाव, डर के साए में आतंकी संगठन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान में अचानक ये टारगेटेड किलिंग्स इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है।
इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरी ही है। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। राजनीतिक लड़ाई, सेना और सरकार के बीच तनाव, बढ़ती बेरोजगारी और कमजोर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को खोखला कर दिया है। ऐसे में माहौल में कॉवर्ट नेटवर्क्स के लिए काम करना आसान हो जाता है। दूसरा कारण है आतंकवाद का बोझ। पाकिस्तान लंबे समय तक उन संगठनों को पालता रहा है जिन्हें वो स्ट्रैटेजिक एसेट्स मानता है, लेकिन अब वही संगठन और उनके लोग पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की छवि एक ऐसे देश की बन गई है जहां आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने मिल जाते हैं। FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का दबाव भी लगातार बना रहा है। ऐसे में कई जानकारों का मानना है कि अब पाकिस्तान खुद भी इन लोगों को पूरी तरह बचा नहीं पा रहा। तीसरा कारण है ग्रे जोन वॉरफेयर, यानी ऐसा युद्ध जिसमें कोई देश सीधे जिम्मेदारी नहीं लेता लेकिन दुश्मन को लगातार कमजोर करता रहता है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन घटनाओं में लोकल क्रिमिनल्स, हायर्ड शूटर्स या राइवल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का इस्तेमाल हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए एक देश पर सीधे आरोप लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इन घटनाओं का सबसे बड़ा असर आतंकियों के मनोबल पर पड़ता है। पहले भारत विरोधी आतंकी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, रैलियां निकालते थे और वीडियोस जारी किया करते थे सोशल मीडिया पर, लेकिन अब हालात बिल्कुल ही बदल चुके हैं। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के अंदर भी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। जो लोग कभी भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाते थे, अब उन्हें खुद अपने जिंदा बचने की चिंता होने लगी है। भारत के खिलाफ हुए बड़े हमलों में कई आरोपी अब खत्म किए जा चुके हैं। पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ हो, IC-814 हाईजैकिंग में शामिल जहूर मिस्त्री हो या पुलवामा अटैक से जुड़ा हमजा बुरहान हो, लगभग हर वो नाम निशाने पे आया जिसने भारत को दर्द दिया था। यही वजह है कि पाकिस्तान में ये धारणा मजबूत हो रही है कि कोई बहुत संगठित नेटवर्क इन लोगों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार और मीडिया बार बार भारत पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भारत का जवाब हर बार एक जैसा रहा है। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। भारतीय अधिकारियों ने कभी इन घटनाओं पर खुलकर कोई बयान नहीं किया। हालांकि भारतीय सुरक्षा हलकों में इतना जरूर कहा जाता है कि आतंकवाद को पालने वाला आखिरकार उसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ती। इन लगातार घटनाओं ने पाकिस्तान के उस दावे को कमजोर कर दिया है जिसमें वो खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है, क्योंकि मारे जा रहे ज्यादातर लोग वही हैं जिन पर भारत में बड़े आतंकी हमले करने का आरोप रहा है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि अगर वो इन लोगों को बेगुनाह बताए तो दुनिया उसके पुराने रिकॉर्ड्स को देख ले, और अगर वो इन्हें आतंकी माने तो फिर सवाल उठता है कि ऐसे लोग पाकिस्तान में खुलेआम रह कैसे रहे थे। अब पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में भरोसा टूट चुका है। कोई नहीं जानता कि अगला निशाना कौन होगा, अगला नंबर किसका होगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ आतंकी अब अपने ही साथियों पर शक करने लगे हैं। कुछ को लगता है कि उनके बीच ही कोई इन्फॉर्मर मौजूद है। यही डर इन संगठनों को अंदर से और कमजोर कर रहा है। आखिर में इतना साफ है कि पाकिस्तान की धरती पर चल रहा ये अननोन गनमैन ऑपरेशन सिर्फ आम अपराध नहीं लगता। जिस तरह से सिर्फ भारत विरोधी आतंकी और बड़े ऑपरेटिव निशाना बन रहे हैं, उससे ये पूरी कहानी एक बड़े कोविड कैंपेन जैसी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान चाहे जितना भारत पर आरोप लगा ले, लेकिन सच ये भी है कि जिन लोगों को वो कभी एसेट्स समझता था, आज वही लोग उसके लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटी बन चुके हैं, यानी डर बन चुके हैं। और शायद यही उस पूरे कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। आतंक फैलाने वाले अब खुद अपने साए से डरने लगे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।